नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं आपके पास साइबर लॉ के एमसीक्यूज को लेकर, और इस बार ये एमसीक्यूज हिंदी में है। अभी दिसंबर के एग्ज़ाम में साइबर लॉ का जो पेपर हुआ था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न वहीं से लिए गए हैं, यानी ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये तीसरा भाग है साइबर लॉ का। इसके पहले साइबर लॉ के ऊपर 2 वीडियो मेरे आ चुके हैं। उम्मीद है आपने उसे देख लिया होगा। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, उन वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी दे दूंगा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में भी मैं इसे टैग कर दूंगा, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लें। आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र विभिन्न अनुप्रयोगों के तहत किस प्रकार की आवश्यकता है? वैधानिक, विधायी, सरकारी या स्वैच्छिक? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैधानिक। तो स्टैट्यूटरी आवश्यकता होती है ये। अगला प्रश्न देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा अधिसूचित एक अधिनियम है जो अधिसूचित किया गया था 27 अक्टूबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 17 नवंबर 2000 या 17 अक्टूबर 2000। तो देखो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कई साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उदाहरण है? ईमेल द्वारा धमकी भरे संदेश भेजना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी करना, फर्जी वेबसाइट बनाना या उपरोक्त सभी? तो देखो, ये तीनों ही प्रकार के जो अपराध हैं, चाहे ईमेल से धमकी भरे संदेश भेजिए, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी कीजिए, या फर्जी वेबसाइट बनाकर गलत सूचनाएं या फर्जी वेबसाइट बनाई जाए, ये तीनों ही भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, साइबर अपराध के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुमति के बिना किसी कंप्यूटर का मूल्यांकन करना एक साइबर अपराध है जो निम्न के अंतर्गत आता है। धारा 65, धारा 66, धारा 68 या धारा 70? तो देखो, यदि बिना किसी के पूर्व अनुमति के किसी के कंप्यूटर को इवेल्युएट किया जाता है या देखा जाता है, तो इस तरीके का अपराध जो है धारा 66 में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसका अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी करने का लाइसेंस दिया गया है? प्रमाणन अधिकारी, निजी कुंजी प्राधिकरण को प्रमाणित करना, सिस्टम नियंत्रक को प्रमाणित करना या उपयुक्त प्राधिकारी? तो देखो, जो प्रमाणन अधिकारी होता है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को जारी करने के लिए योग्य व्यक्ति होता है, यानी कि उसे इसका लाइसेंस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश वह डेटा है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया हो। यानी व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किए गए डेटा को हम क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया, सॉफ्टवेयर, भंडारण या सूचना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सूचना। जब किसी डेटा को व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का शोषण दूसरों के अधिकारों को आवंटित करके या लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता है? एक पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों ही चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, यदि इसे प्राप्त कर लिया जाए तो दूसरे व्यक्ति को इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं मिल सकता है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सभी जो है कानूनी रूप से अधिकार देता है कि जिस व्यक्ति ने इसे पेटेंट कराया है या ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराया है, उसके अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा ये प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा को इस प्रकार से बदलना कि वह उपयोग योग्य न हो जब तक कि परिवर्तन पूर्ववत न हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोमेट्रिक, एन्क्रिप्शन, एर्गोनॉमिक्स या संपीड़न? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एन्क्रिप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का शोषण दूसरों के अधिकारों को आवंटित करके या लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता है? एक पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क या उपरोक्त सभी?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों ही चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, यदि इसे प्राप्त कर लिया जाए तो दूसरे व्यक्ति को इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं मिल सकता है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सभी जो है कानूनी रूप से अधिकार देता है कि जिस व्यक्ति ने इसे पेटेंट कराया है या ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराया है, उसके अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा ये प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा को इस प्रकार से बदलना कि वह उपयोग योग्य न हो जब तक कि परिवर्तन पूर्ववत न हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोमेट्रिक, एन्क्रिप्शन, एर्गोनॉमिक्स या संपीड़न? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एन्क्रिप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकरण है रिमोट सिस्टम पर उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, निवेशन के लिए, संशोधन के लिए या एकीकरण के लिए? तो प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से रिमोट सिस्टम पर उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी डिलीवरी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग सरकारी सेवा में किया जाता है? यानी कि सरकारी सेवा में जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कुछ डिलीवर किया जाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? शासन, इलेक्ट्रॉनिक शासन, शासन और नैतिकता या जोखिम और शासन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक शासन। ठीक है। यानी कि इसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस भी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था? तो ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम, विनियमन आदि के प्रकाशन से संबंधित है? तो भारत का जो राजपत्र होता है जिसे गैजेट कहते हैं, उसमें नियम, विनियमन आदि प्रकाशन किया जाता है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र आ गया है, पहले ये प्रिंटेड फॉर्म में आता था, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आ गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा ऐसी है जो इसे अप्रूव करती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 8। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में नियमों और विनियमों का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 15, 14, 13 या 18? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धारा 15 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में बताया गया है या इसके नियमों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 24 किससे संबंधित है? लाइसेंस के लिए आवेदन, लाइसेंस देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया, लाइसेंस का प्रदर्शन या लाइसेंस का नवीनीकरण? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइसेंस देने की प्रक्रिया या अस्वीकार करने की प्रक्रिया। यानी लाइसेंस दिया जाए या न दिया जाए, ये जो है धारा 24 में बताया गया है कि किन कंडीशंस में लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने पर अभ्यावेदन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा किस में प्रदान किया गया है? धारा 24 में, 36 में, 21 में या 23 में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धारा 36 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 16 प्रदान करती है सुरक्षा प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं, लाइसेंस के लिए आवेदन, लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की सूचना या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुरक्षा प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं। इसके बारे में धारा 16 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों से संबंधित है? यानी किस धारा में ये बताया गया है कि निर्णायक अधिकारी किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? धारा 27, 24, 47 या 29? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धारा 47 में यह बात बताई गई है कि निर्णायक अधिकारी द्वारा किन किन कारकों पे ध्यान रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 13 किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण और प्राप्ति के समय और स्थान से, नियंत्रक के कार्य से,
लाइसेंस के नवीनीकरण से या प्रकटीकरण से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 13 जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण और प्राप्ति के समय तथा स्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा विदेशी प्रमाणन प्राधिकारियों की मान्यता से संबंधित है? धारा 17, धारा 19, धारा 14 या धारा 15? तो देखो सेक्शन 19 में, धारा 19 में ये बताया गया है कि विदेशी प्रमाणन अधिकारियों को मान्यता किस प्रकार दी जाएगी। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41 किससे संबंधित है? कुंजी जोड़ी बनाना, लाइसेंस का समर्पण, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति या निर्णय लेने की शक्ति? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो देखो ये कई सारे क्वेश्चन जो है पिछले वीडियोज में इंग्लिश में मैंने जो बताए हैं वही यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पहले के दोनों वीडियो में बताए गए प्रश्न पिछले साल के एग्ज़ाम में आया है, तो निश्चित तौर पे इस साल के भी एग्ज़ाम में उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, डेटा चोरी करना, जालसाजी करना, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या सुरक्षा के लिए एंटीवायरस को इंस्टॉल करना। तो बाकी तीनों तो आपका साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है, लेकिन सुरक्षा के लिए यदि कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करता है कंप्यूटर में तो ये अपराध नहीं है, ये तो एक आवश्यकता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा एक अपराध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपराध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 4, 3, 2 या 6? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइबर अपराध को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं होता है? फिशिंग, लक्षित शिकार को ट्रोजन से इन्फेक्ट करना, MITM या क्रेडिट कार्ड के विवरण डीप वेब में लीक करना। तो देखो बाकी तीनों तो पीयर टू पीयर साइबर अपराध में आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के विवरण को यदि डीप वेब में लीक किया जाता है तो ये 2 लोगों से संबंधित नहीं है। पीयर टू पीयर मतलब 2 लोगों के बीच में कुछ ऐसी कार्रवाई करना जिससे एक आदमी पीड़ित हो जाए, एक आदमी जो है अपराध करने वाला हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड विवरण को डीप वेब में लीक किया जा रहा है तो इसमें तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए ना, डीप वेब में तो हजारों लाखों लोग हैं, तो इसे पीयर टू पीयर अपराध नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता है? अनाधिकृत खाता पहुंच, ट्रोजन को बॉटनेट के रूप में उपयोग करके बड़े पैमाने पर हमला, ईमेल स्पूफिंग या स्पैमिंग, या किसी भी सिस्टम में भेद्यता की रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, भारत के विधानमंडल में मौजूद IT कानून का नाम क्या है? तो भारत में जो IT कानून है उसका नाम है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये सन 2000 में अस्तित्व में आया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ए भी सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, IT एक्ट की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर अपराध के अंतर्गत आता है? धारा 65, 65D, 67 या 70? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारा 65 के अंतर्गत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत के कोड को चुराने पर भारत में क्या सज़ा है? तो यदि इस तरीके का कोई अपराध किया जाता है तो 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? आईटी अधिनियम 2007, उन्नत आईटी अधिनियम 2007, आईटी अधिनियम 2008 या उन्नत आईटी अधिनियम 2008? तो देखो, आईटी नियम 2000 में बना था और बाद में इसमें अमेंडमेंट करके आईटी अधिनियम 2008 आज के दिन लेटेस्ट अधिनियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आईटी अधिनियम 2000 किस वर्ष अद्यतन हुआ था, अपडेट हुआ था? तो 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 66 किस प्रकार के साइबर अपराध, इसके कानून और दंड का प्रावधान करती है? किसी भी सिस्टम को क्रैक करना या अवैध रूप से हैक करना, पीड़ित में एंटीवायरस डालना, डेटा चोरी करना या हार्डवेयर घटकों की चोरी करना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी भी सिस्टम को क्रैक या हैक करने को आईटी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत साइबर अपराध में रखा गया है। इसके बाद देखिए, आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? डीएनएस पॉइजनिंग, फिशिंग, सेशन हाईजैक या इनमें से कोई नहीं? यदि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और वो वेबसाइट आपको ओरिजिनल वेबसाइट की जगह किसी फर्जी वेबसाइट पर ले जाती है तो इसी को हम फिशिंग अटैक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? फिशिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग या इनमें से सभी? तो देखो, सर्चिंग तो वेब पे कोई चीज़ को सर्च करना, ब्राउजिंग मतलब सर्च किए गए सामग्री तक पहुंचना, तो ये दोनों तो अपराध नहीं हुआ। साइबर अटैक के प्रकार में आएगा फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन साइबर अटैक है? पासवर्ड अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस, फिशिंग या फिर दिए गए सभी? तो देखो, ये तीनों ही जो है साइबर अटैक के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27003। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंटरनेशनल लेवल पे साइबर क्राइम से सुरक्षा का जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो ISO 27001 यानी 27001 है। इसके बाद देखिए, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून कौन सा है? IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2001, IT एक्ट 2002 या IT एक्ट 2003? तो IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित नियमों कानूनों का एक समूह है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार का साइबर अपराध है, यानी इसे किस धारा में व्यक्त किया गया है? सेक्शन 65, 66, 43 या 67? तो देखो, धारा 65 में इस तरीके के अपराध को बताया गया है, कंप्यूटर के बेसिक कोड के साथ छेड़छाड़ यदि कोई करता है तो। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 65, 66, 43 या 67? तो यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उससे संबंधित प्रावधान धारा 43 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना इस प्रकार का अपराध किस धारा में दिया गया है? सेक्शन 65, 66, 43 या 67? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेक्शन 67। इसके बाद देखिए, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है 1954 का, 1955 का, 1956 का या 1957 का? तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में बना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं होता है? डेटा चोरी करना, जालसाजी करना, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना? तो ये प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, साइबर कानून सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए ही बनाए गए हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पे ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया है। साइबर कानून जो है अपराध रोकने के लिए बनाया गया है। इसके बाद भी अपराध होता है तो साइबर अपराध जो है उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है आईटी एक्ट में। साइबर कानून
साइबर अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध हो सकता है, यानी कितने प्रकारों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे मैंने पहले ही बताया, 2 प्रकारों में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, बेईमानी से वाईफाई एक्सेस करना एक साइबर अपराध है, ये बात सत्य है असत्य है? तो देखो, ये भी एक तरीके का साइबर अपराध ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपका पिछले साल का पेपर था और इससे आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ख़ासतौर से हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।